आज हम कप्पा स्टैटिस्टिक्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है और उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर 3 कंटेस्टेंट्स है और 2 जजेस है। ठीक है, अब कप्पा स्टैटिस्टिक्स के भाषा में इन 2 जजेस को हम रेटर्स बोलेंगे। रेटर्स वो लोग होते हैं जो रेट करते हैं और जजेस भी एट द एंड ऑफ द डे रेट ही करेंगे ना। मतलब वो बेसिकली यही बोलने वाले हैं ना कि ये बॉडी बिल्डर 9 आउट ऑफ 10 है, ये बॉडी बिल्डर 8 आउट ऑफ 10 है, ये बॉडी बिल्डर 7 ऑन 10 है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो रेट ही कर रहे हैं। तो इसीलिए कप्पा स्टैटिस्टिक्स के भाषा में इन जजेस को हम रेटर्स कहेंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये जो 2 जजेस है उन्होंने तीनों के तीनों कंटेस्टेंट्स को अगर बोला कि तुम तीनों के तीनों बहुत अच्छे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों जजेस ने इन तीनों कंटेस्टेंट्स को बोला कि तुम तीनों के तीनों बहुत बुरे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये तीनों के तीनों बहुत बुरे हैं, राइट। बट अगर इन दोनों जजेस में से एक जज ने तीनों के तीनों कंटेस्टेंट्स को कहा कि तुम तीनों के तीनों बहुत अच्छे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने उन तीनों को 9 आउट ऑफ 10 दिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दूसरे जज ने इन तीनों के तीनों कंटेस्टेंट्स को बोला कि तुम तीनों के तीनों बहुत खराब हो, 4 आउट ऑफ 10 दे दिया। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे एक कंक्लूजन पे आएंगे? हमारे लिए कंक्लूजन पे आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारे पिक्चर में आता है कप्पा स्टैटिस्टिक्स। कप्पा स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखो, कप्पा स्टैटिस्टिक्स एक स्टैटिस्टिक है जिसके मदद से ये जो रेटर्स है वो जो डिसीजन देते हैं, रेटर्स रेट करते हैं, वो जो रेट होता है वो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन ही तो होता है ना एक। तो रेटर्स जो डिसीजन देते हैं वो डिसीजन कितना रिलायबल है ये डिसाइड करता है कप्पा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली कप्पा स्टैटिस्टिक्स ये होता है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कप्पा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर थ्योरी भी आ सकता है और प्रॉब्लम भी आ सकता है। प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर थ्योरी आई तो थ्योरी में क्या लिखना है वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। दो अगर तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। बट अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यह हमारा प्रॉब्लम है। सपोज यू आर एनालाइजिंग डेटा फॉर 50 पीपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 50 लोगों का डेटा एनालाइज कर रहे हैं और ये जो 50 लोग हैं वो ऐसे 50 लोग हैं जो एक ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हु आर अप्लाइंग फॉर अ ग्रांट। ईच प्रपोजल ऑफ ग्रांट वॉज रेड बाय 2 रीडर्स। 2 रीडर्स है जो हर एक प्रपोजल को रीड कर रहे हैं। वेयर ईच ऑफ देम आइदर सेड येस और नो टू द प्रपोजल। उन दोनों रीडर्स ने हर एक प्रपोजल को या तो येस बोला है या तो नो बोला है। ठीक है, अब आगे सपोज द डिसएग्रीमेंट काउंट डेटा वेयर एज फॉलोज। ये वो डेटा है। वेयर ए एंड बी आर रीडर्स। ये वो डेटा है अगेन। यहाँ पे ए एंड बी वो 2 रीडर्स है। तो कैलकुलेट कोहेंस कप्पा कोएफिशिएंट। कोहेंस कप्पा मतलब बेसिकली वही कप्पा स्टैटिस्टिक्स। कप्पा स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम कोहेंस कप्पा है। ओके, तो अभी ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 3 स्टेप प्रोसेस बनाया है। तुम्हें बस इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, कैलकुलेट रिलेटिव एग्रीमेंट बिटवीन रेटर्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप 1। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू बोथ said yes प्लस बोथ said no अपॉन टोटल। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलेगा बोथ said yes नंबर क्या है? मतलब बोथ said yes उधर क्या नंबर लिखना है? देखो, B yes A yes, मतलब बोथ said yes का वैल्यू 20 है। B ने भी yes बोला है और A ने भी yes बोला है। द वैल्यू इज 20, मतलब बोथ said yes is 20, मतलब ये वैल्यू 20 है बेसिकली। एंड व्हाट अबाउट बोथ सेड नो? बी ने नो बोला और ए ने भी नो बोला। ठीक है, मतलब बी ने नो बोला और ए ने भी नो बोला। 15, द वैल्यू इज 15। ठीक है, तो 15 अपॉन टोटल। टोटल क्या है? टोटल तो 50 है। कैलकुलेट करो, दैट इज 35 upon 50, what the hell is 35 upon 50? That is 0.7. ठीक है,
तो ये तुम्हारा पीओ आ चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस एग्रीमेंट बिटवीन रेटर्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सेम वहाँ पे जो लिखा था वहाँ पे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। ओके, तो अभी ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ येस निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येस कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास दो रेटर्स है ए और बी, राइट। तो सबसे पहले ए ऑफ यस अपॉन टोटल रिस्पॉन्स, RIS पे लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इनटू बी ऑफ यस अपॉन टोटल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ए ऑफ यस का मतलब क्या होता है, ए ऑफ यस का मतलब ए ने जितने भी बार यस बोला है, मतलब ए का पूरा यस का वैल्यू, उसको हम ए ऑफ यस बोलेंगे, और बी ऑफ यस मतलब बी का पूरा यस का वैल्यू। अब ए का पूरा यस का वैल्यू क्या होगा, ए का पूरा यस का वैल्यू दैट इज 20 + 5 दैट इज 25, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 अपॉन टोटल रिस्पॉन्स तो 15 है यार, ठीक है, इनटू बी ऑफ यस, बी का पूरा यस, बी का पूरा यस दैट इज 20 + 10 दैट इज 30। ठीक है, तो 30 अपॉन 50। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे दिस इंटू दिस तो तुम्हें मिलेगा 0.3। ठीक है, तो अभी P ऑफ येस आ गया। अब ऐसे ही हम P ऑफ नो कैलकुलेट करेंगे। P ऑफ नो इज इक्वल टू A ऑफ नो अपॉन टोटल रिस्पॉन्स इंटू B ऑफ नो अपॉन टोटल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, P ऑफ नो का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अब यहाँ पे अंदर अगर हम अंदर गए तो A ऑफ नो मतलब A ने जितने भी बार नो बोला है, तो A ने कितने बार नो बोला है, A ने नो 10 + 15 दैट इज 25, मतलब बेसिकली इधर का वैल्यू जो है वो 25 है। तो यहाँ पे P ऑफ नो इज इक्वल टू 25 अपॉन टोटल रिस्पॉन्स वो 50 होता है, इनटू B ने कितने बार नो बोला है, जो B है नो उसने 5 + 15 दैट इज 20 बार बोला है, दैट इज 20 अपॉन 50, टोटल रिस्पॉन्स 50 है। अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तो तुम्हें मिलेगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, मैंने स्टेप 2 के नाम पे क्या लिखा था, कैलकुलेट हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस एग्रीमेंट बिटवीन रेटर्स। तो हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पीई, जो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए पी ऑफ यस और पी ऑफ नो का वैल्यू जानना जरूरी था, वो हमने जान लिया। अब हम P ऑफ E निकालेंगे, तो P ऑफ E यानी कि बेसिकली PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। व्हाट द हेल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, इट इज 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो दैट इज 0.2 इज इक्वल टू 0.5। बेसिकली स्टेप 2 हो गया, P हमने निकाल लिया विच इज 0.5। अब इसके बाद स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 कैलकुलेट कप्पा स्टैटिस्टिक, यानी कि बेसिकली कैलकुलेट कोहेरेंस कप्पा कोएफिशिएंट। कप्पा स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू PO - P अपॉन 1 - P। ठीक है, तो अब यहाँ पे PO क्या है, व्हाट द हेल इज PO, इट इज 0.7 माइनस P, व्हाट द हेल इज P 0.5 अपॉन 1 - 0.5। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.4, और ये तुम्हारा आंसर है। यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल है वो एंड हो जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा आगे भी बढ़ा जाता है। अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ये तुम्हें तुम्हारे टीचर को पूछना पड़ेगा। अगर टीचर ने बोला कि आगे नहीं बढ़ना है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल यहाँ तक ही रहेगा, बट अगर तुम्हारे टीचर ने बोला कि आगे बढ़ना है तो आगे क्या है, आगे तुम्हें ये टेबल याद में रखना पड़ेगा। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि कप्पा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, वो तुम्हें ये बताता है कि जो डिसीजन रेटर्स ने लिया है वो डिसीजन कितना रिलायबल है। तो अगर ये डिसीजन है
तो ये कितना रिलायबल है, उसका जो रिलायबिलिटी रेट है वो रिलायबिलिटी रेट तुम्हें ये टेबल बताता है, ठीक है। अगर वैल्यू 0 से कम है या 0 है तो नो एग्रीमेंट, अगर 0.01 टू 0.20 है तो वेरी लेस एग्रीमेंट, अगर 0.21 टू 40 है तो फेयर एग्रीमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो टेबल ये है। अब यहाँ पे 0.4 है, इसका मतलब ये 0.4 यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, विच इज फेयर एग्रीमेंट। तो अभी क्योंकि एग्रीमेंट एक फेयर एग्रीमेंट है तो हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे एज आंसर इस नंबर के बाद हम ये लिख सकते हैं कि द एग्रीमेंट बिटवीन टू रेटर्स इज अ फेयर एग्रीमेंट। ओके, अभी हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।